BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का सेकेंड डे है। हम लोग का कौन सा सेक्शन चल रहा है अभी? कॉमर्स सेक्शन। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। तो आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे बैलेंस शीट टॉपिक पे। बैलेंस शीट, तो आज हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट से रिलेटेड MCQs करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा हम बैलेंस शीट के बारे में जान लें। बैलेंस शीट क्या होता है? तो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में आपको जानना हो तो उसका स्नैपशॉट बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। बैलेंस शीट क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है और बैलेंस शीट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम बनाया जाता है। जैसे आप लोग को 11th में याद होगा, बैलेंस शीट बनाते थे तो ब्रैकेट में लिखते थे एज ऑन 31 मार्च 2014 या 2020। तो ये आपका क्या हो गया? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो बैलेंस शीट क्या है? तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट है और बैलेंस शीट बनाया जाता है कि स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कंपनी में या बिजनेस में कितना एसेट है, बिजनेस में कितना लायबिलिटीज है और बिजनेस में कितना कैपिटल या इक्विटी है। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है जो कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी का समरी होता है। बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ कंपनीज एसेट्स, कंपनीज लायबिलिटीज एंड कंपनीज कैपिटल और इक्विटी। बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट होगा? एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। और बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप लोग पढ़े होंगे 11th में। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब LHS और RHS में दिखाते हैं। तो एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल इक्वल होगा। ये बैलेंस, यानी सीधा सीधी समझो, बैलेंस शीट में दोनों साइड आपका इक्वल होता था, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। यानी बेसिकली बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज और कैपिटल। अब बैलेंस शीट का पहला कंपोनेंट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है हर वो चीज़ जो बिजनेस का खुद का हो और जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू हो, वो आपका एसेट्स कहलाएगा। एसेट्स को हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक रिसोर्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स आपका क्या होगा? बिजनेस का जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। एसेट्स का मतलब जो फ्यूचर में हमें क्या मिले, बेनिफिट मिले। और एसेट्स का मतलब बिजनेस का जितना भी प्रॉपर्टी हो, थिंग्स हो, जो बिजनेस का खुद का हो। एसेट्स का मतलब हर वो चीज़ जिसको हम मॉनेटरी टर्म में दिखाते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? एसेट्स। तो बिजनेस का एसेट्स का मतलब बिजनेस का खुद का प्रॉपर्टी, खुद का सामान। एसेट्स का मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देता है। या एसेट्स का मतलब हर वो चीज़ जो कंपनी का खुद का हो और जिसका कोई वैल्यू हो। एसेट्स आपका दो तरह का होता है, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब वह एसेट जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए या कंज्यूम्ड हो जाए या सोल्ड हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? करेंट एसेट्स कहलाएगा। एग्जाम्पल में करेंट एसेट्स में कैश हो गया। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब जैसे डेटर आप ले सकते हो, बिल रिसीवेबल। इन्वेंट्री हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। ये सब क्या आपका करेंट एसेट्स है जो विद इन 1 ईयर कैश में रियलाइज हो जाए या विद इन 1 ईयर कंज्यूम्ड हो जाए, यूज्ड हो जाए, सोल्ड हो जाए। सेकेंड एसेट्स का टाइप है नॉन करेंट एसेट्स। तो एसेट्स आपका दो टाइप का, पहला करेंट एसेट्स और सेकेंड हो गया नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। इसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम सेवरल ईयर्स तक बिजनेस में यूज़ करते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई एक बिजनेस है, वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है या कोई भी सामान खरीद रहा है जो यूज़ करने के लिए खरीद रहा है, ना कि सेल करने के लिए। वो उसका क्या हो गया? एसेट्स हो गया। जैसे कि मान लो कोई बिजनेस फर्नीचर खरीद रहा है और इस खरीदने का इंटेंशन क्या है कि इसको बिजनेस में रख कर लंबे समय तक क्या करेगा,
यूज करेगा, तो ये उसका क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स कहलाएगा। फिक्स एसेट्स यानी कि नॉन करेंट एसेट्स। और इसमें एक आपका टर्म है PPE यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको हम PPE कहते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स भी दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स आपका दो टाइप का हो जाएगा। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीन, फर्नीचर। और एक होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का मतलब कि जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो लेकिन वैल्यू होता है, जैसे कि पेटेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब आपका क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। ट्रेडमार्क हो गया, तो ये आपका हो गया। तो बेसिकली एसेट्स दो टाइप का, करेंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स भी दो होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। नेक्स्ट, करेंट एसेट्स में क्या क्या कंपोनेंट में आ जाएगा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाता है आपका, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और एक होता है आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब विद वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लिक्विड कैश या लिक्विड, एक होता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब जो नियर कैश हो, यानी कि जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो आपका लिक्विड एसेट्स होता है। तो ये आपका कैश हो गया। कैश बेसिकली लिक्विड एसेट्स ही है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, जिस पर आपका बकाया हो, जैसे किसी को हम उधार बेचते हैं, क्रेडिट सेल किए, तो ये आपका क्या हो गया, डेटर हो गया या अकाउंट रिसीवेबल। और इसी जिस पे हम उधार बेचे उस पर हम बिल भी लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल। पढ़े हो गए 11th में। तो डेटर, बिल रिसीवेबल, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल है, बेसिकली कस्टमर से हमको मिलता है। तो ये सब विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका क्या है, करेंट। इन्वेंट्री विद इन 1 ईयर इसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, ये भी हमें कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये भी कैश हमें दे रहा है, तो क्या हो गया, करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आएगा, तो एक तो आपका PPE आ जाएगा, जो टेंजिबल एसेट्स है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और एक होता है आपका इनटेंजिबल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो नॉन फिजिकल है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपका नॉन करेंट एसेट्स कैटेगरी में डाल दोगे। इन्वेस्टमेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो होल्ड किया हुआ है बिजनेस में 1 साल से अधिक के लिए, ये आपका लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड विद इन 1 ईयर, वो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब आपका नॉन करेंट एसेट्स में। लायबिलिटीज़ का मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जो हमें पे करना होता है, पेबल, डेट, ये आपका क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज बेसिकली क्या होता है, कंपनी का या बिजनेस का ऑब्लिगेशन होता है जो कंपनी को पे करना है। और लायबिलिटीज आपका दो टाइप का, करेंट लायबिलिटीज और एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का मतलब विद इन 1 ईयर आपको पे कर देने हैं, जैसे अकाउंट्स पेएबल, या इसमें आप ले सकते हो क्रेडिटर और बिल पेएबल। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म डेट, टैक्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब आपका क्या है, लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब जो जिसका ड्यू क्या होता है, बियॉन्ड 1 ईयर, मतलब जिसका चुकाने का समय 1 साल से अधिक का होता है। तो इसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिवेंचर आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा, बॉन्ड, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी सेक्शन में आपका फिर करेंट लायबिलिटीज़ में क्या कंटेंट है, तो अकाउंट पेएबल मतलब क्रेडिटर और बिल पेएबल, मतलब कि जिसको 1 साल के अंदर में आपको चुका देने हैं। तो क्रेडिटर किसको कहते हैं, जिससे आप उधार सामान खरीदते हो, जिससे उधार सर्विसेज लेते हो। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब विद इन 1 ईयर जिसको पे करना है। एक्रूड लायबिलिटी का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपका एक्रूड लायबिलिटी हो गया। तो ये सब आपको
एक्रूड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वह खर्चा जो अभी तक पे नहीं किया गया लेकिन विद इन 1 ईयर इसको पे कर देना है, ये आपका करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इसमें लोन, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब आ जाएंगे। और इसका ड्यूरेशन पे रीपेमेंट करने का टाइम क्या होता है, बियॉन्ड अ ईयर, यानी कि 1 साल से अधिक का होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पेंशन लायबिलिटी, सब क्या हो गया आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब अगला सेक्शन है कैपिटल। ये सब बच्चों हमारा बैलेंस शीट का कंपोनेंट है। अगला है कैपिटल या इक्विटी। तो इक्विटी बेसिकली क्या होता है, बिजनेस का रेसिजुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखो ध्यान से, किसी कंपनी के पास एसेट जो है 10 लाख रुपए का है और डेप्ट या लायबिलिटी जो है वो मान लो 3 लाख का है। तो 10 लाख आपका एसेट्स में 3 लाख लायबिलिटी किसको देते हैं, आउटसाइडर्स को देना होता है। तो 3 लाख लायबिलिटी है तो कंपनी का खुद का इक्विटी या कैपिटल कितने का होगा, 7 लाख रुपये का ये होगा। तो लायबिलिटी सेटल करने के बाद कंपनी का जो भी एसेट्स बचता है वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा। इक्विटी या कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको हम लोग नेटवर्थ भी कहते हैं, ठीक है। कॉमन स्टॉक या इक्विटी शेयर हम लोग जानते हैं, इक्विटी शेयर जो पब्लिक को इशू किया जाता है। शेयर 2 टाइप का होता है ना, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड फिक्स नहीं होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड का रेट जो होता है फिक्स होता है। जब कंपनी का वाइंड अप होता है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पे करेंगे, इक्विटी वाले को बाद में पे करेंगे। और अगर वोटिंग का राइट देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जैसे सपोज करो कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ, तो इस प्रॉफिट को 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है डिविडेंड जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है, और एक कंपनी का मैनेजमेंट प्रॉफिट को अपने पास रख लेती है जिसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो 1 करोड़ के प्रॉफिट में मान लो 60 लाख डिविडेंड दिया गया, मतलब शेयर होल्डर को दिया गया, और 40 लाख जो है कंपनी का मैनेजमेंट अपने पास रख लिया फ्यूचर के लिए। तो यही आपका रिटेन्ड अर्निंग है। डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो आपका रिटेन्ड अर्निंग। एडिशनल पेड इन कैपिटल को सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहते हैं। बेसिकली हम लोग इस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिक्योरिटी प्रीमियम कहा जाता है। इसका मतलब कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर या कोई भी शेयर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है और इशू कर रही है मान लो 90 रुपीज़ में, तो 10 फेस वैल्यू वाला शेयर को 90 रुपीज़ में इशू कर रही है, तो कितना एक्स्ट्रा रुपीज़ में इशू कर रही है, 80 रुपीज़। तो ये क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी को यहाँ पे एडिशनल पेड इन कैपिटल कहा गया। एडिशनल पेड इन कैपिटल ये यूएस गैप, अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये वर्ड यूज होता है। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये अमेरिका का अकाउंटिंग बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडिया का क्या है, इंडिया का है INDAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि हम लोग जो इस एडिशनल पेड इन कैपिटल को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट, बैलेंस शीट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बैलेंस शीट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कैसे इम्पोर्टेंट है, तो बैलेंस शीट से हम बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं कि बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इक्विटी है, बिजनेस का क्या नेटवर्थ है। डिसीजन मेकिंग में भी बैलेंस शीट हेल्पफुल है। परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर सकते हैं, किसी बिजनेस के परफॉर्मेंस को बैलेंस शीट के मदद से ट्रेस कर सकते हैं। एक कंपनी के पोजीशन को दूसरे कंपनी के पोजीशन से अगर हमको कंपेयर करना है तो हम दोनों कंपनियों का क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, यानी कि कंपनियों में जो कंपनी में भी 4 लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4।
तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ताकि उनका ट्रांसपेरेंसी रहे, उनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था बैलेंस शीट का इम्पोर्टेंस। अब पहला नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले आंसर दोगे, उसके बाद वीडियो को ऑन करना। तो फर्स्ट है, द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करती है। एसेट्स करती है, बिल्कुल करती है। लायबिलिटीज़ पता कर सकते हैं बैलेंस शीट से, बिल्कुल। ऑनर शेयर या इक्विटी, बिल्कुल। तो सभी है, यहाँ पे डी हो जाएगा। बैलेंस शीट का कंपोनेंट ही होता है एसेट्स, लायबिलिटीज़ या इक्विटी, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, तो इसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। मशीनरी का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। कैपिटल आपका एसेट्स नहीं है। टेक्नोलॉजी हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स। टेक्नोलॉजी क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट वुड बी कंसिडर्ड एज ए डैश स्किल फॉर एन अकाउंट्स मैनेजर। मैंने ट्रायल बैलेंस के आधार पर या ट्रायल बैलेंस को समझकर बैलेंस में सीधा सीधी समझो कि बैलेंस शीट को कैसे बना सकते हैं, या बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या चाहिए। बैलेंस शीट को समझने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डिज़ाइन की, बिल्कुल गलत। कॉन्सेप्चुअल की, बिल्कुल गलत। नॉन टेक्निकल तो होगा ही नहीं, यानी कि अकाउंट्स मैनेजर के लिए क्या जरूरी, कौन सा स्किल चाहिए, टेक्निकल मैनेजर, सॉरी टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल रहेगा तभी आप बैलेंस शीट के बारे में समझ पाओगे। जितने भी बैलेंस शीट बनाना आसान काम नहीं होता है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। तो स्किल कैसा होना चाहिए, टेक्निकल स्किल होना चाहिए। आंसर हो गया सी। फोर्थ नंबर है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अच्छा, पहले इसको पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जानते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक एग्जांपल समझते हैं, किसी भी बिजनेस का मान लो फर्स्ट ईयर का आपका इन्फॉर्मेशन है, क्या है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन दिया है 20,000, यानी कि जो अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग उस हिसाब से डिप्रिसिएशन 20,000 है। और टैक्स का भी अलग से अकाउंटिंग बनता है, टैक्स अकाउंटिंग कहते हैं, उसका डिप्रिसिएशन है 40,000। और प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन दोनों में, अकाउंटिंग में भी और टैक्स में भी 2 लाख दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कि पहला स्टेप क्या है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट तो आपका दिया हुआ है बिफोर डिप्रिसिएशन 2 लाख, उसमें से हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 20,000 माइनस कर देंगे। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया 1,80,000। अब इस पर टैक्स मान लो, टैक्स का रेट है 30% एज्यूम कर लो। टैक्स का रेट कितना परसेंट एज्यूम कर लो, 30%। तो 1,80,000 का 30% हम टैक्स देंगे, यानी कि 54,000, 54,000। ये तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया। अब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट तो दोनों केस में सेम ही है आपका 2 लाख। इसमें से आपका टैक्स के लिए डिप्रिसिएशन, टैक्स अकाउंटिंग बनाया तो उस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 40,000। डिफरेंसेज हो जाता है 1,60,000। देखो दोनों टैक्स अकाउंटिंग जो होता है कैश बेसिस पे बनता है, दोनों का सेम तरीका नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, इसलिए डिफरेंसेज हो गया प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट 180, क्योंकि यहाँ पे 20,000 डिप्रिसिएशन यूज हुआ, और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है 1,60,000, क्योंकि 40,000 डिप्रिसिएशन हो गया। तो 160,000 इस पर टैक्स निकाल लो। तो 1,60,000 का 30% कितना हो गया, 48,000। अब ये टैक्स अमाउंट को ध्यान रखना, अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स का अमाउंट 54,000 और टैक्सेबल इनकम से टैक्स का अमाउंट कितना है, 48,000। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है, इस लाइन को पढ़ो, कंपनी शुड पे 48,000 इन टैक्स, क्योंकि टैक्सेबल इनकम के हिसाब से टैक्स कितना कंपनी को देना चाहिए, 48,000 ही देना चाहिए जितना टैक्स बना।
लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चूँकि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं, हमारा जो अकाउंट्स बुक है उसमें ये अकाउंटिंग प्रॉफिट लिया, उसके हिसाब से कितना टैक्स है 54,000। तो हमने इतना, हमारा क्या हो गया, हमारा शो हो रहा है 54,000, जबकि देना कितना है 48,000। तो टैक्स तो आपने अपने अकाउंट्स में क्या देखा है कि 54,000 हमको देना है, और एक्चुअल में आपने दिया कितना 48,000। तो कितने का डिफरेंस बना 6,000 का। तो ये जो 6,000 का डिफरेंस है ये आपको फ्यूचर में क्या करने हैं, पे करने हैं। यही आपका है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक में जाकर फिर से सुन लेना। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी यही है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से हमारा टैक्स इतना दिख रहा है, तो हम अकाउंट्स बुक में इसी को मानेंगे ना, इसी को दिखाएंगे, जबकि टैक्स के हिसाब से कितना है 48,000। तो इतना तो आपको देना है, लेकिन आप अकाउंट्स बुक में इतना दिखा रहे हो, यानी कि इसका मतलब कि 54 में 48 ही पेड हुआ, 6,000 आपका क्या है अभी पेड नहीं हुआ है, ड्यू रह गया। इसी को कहते हैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स कर दो, रिवर्स केस, तो वो हो जाएगा डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 ध्यान से पढ़ेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्पोररी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। देखो, अकाउंटिंग इनकम 180 और टैक्सेबल इनकम 160। तो ये अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस होने के कारण ही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे। इट अराइजेज व्हेन द अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। बिल्कुल सही, इस केस को याद रखो। अकाउंटिंग इनकम कितना है 180, तो अकाउंटिंग इनकम अगर टैक्सेबल इनकम से अधिक होता है तभी आपका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा, अराइज होगा। बिल्कुल सही बोल रही है। तो इट अराइजेज व्हेन द अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। तो एकदम पहला वाला स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा वाला क्या है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट और ओनली बुक एंट्रीज। डिफर्ड बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग का बेसिकली क्या है 48,000 का टैक्स दिए, तो मेनली हमारा टैक्स ये देना था, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट में कितना टैक्स आपका शो हो रहा है 54,000। तो इसको बाद में क्या करते हैं, बाद में फिर कवर हो जाता है, मतलब कि सेट असाइड हो जाता है। तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आर ओनली बुक एंट्रीज डैट इज दे आर नाइदर एक्चुअल लायबिलिटी नॉर एक्चुअल। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। आंसर ए हो गया इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आता है, देखो बैलेंस शीट बनाएंगे शेड्यूल अगर 3 के हिसाब से, तो हम लोग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या देंगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में पहला नंबर क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आता है, और सेकंड में क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये मेन रूप से होता है। तो यही आपका क्या हो गया, इक्विटी का कंपोनेंट है, क्योंकि इसके बाद तो फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज आ जाएगा और फिर करेंट लायबिलिटीज। तो इक्विटी का कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट, शेयर कैपिटल, ये आपका इक्विटी का कंपोनेंट है। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ये आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ये आपका इक्विटी का पार्ट नहीं है। शेयर कैपिटल बिल्कुल ये इक्विटी का पार्ट है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी आपका इक्विटी का पार्ट है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो ऑपरेशन का पार्ट हो गया ना, ये तो P&L में जाता है। तो आपका कौन कौन इक्विटी का पार्ट है, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ऑप्शन ढूंढ लो, ए, सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बिल्कुल बैलेंस शीट का कंपोनेंट याद है तो बना दोगे। सेल्स रेवेन्यू कहाँ जाता है, P&L में। अकाउंट पेबल ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, क्या है ये, करेंट लायबिलिटीज। अकाउंट रिसीवेबल करेंट एसेट्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में।
तो आपका कौन सा आइटम नहीं है? सेल्स रेवेन्यू, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। आंसर ए। 7 है, एन एसेट दैट हैज रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज क्लासिफाइड एज ए डैश एसेट बाय अ बैंक। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिया है ना, एक एक करके इसको समझो। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स का मतलब वह एसेट जिसको हम जब मैंने क्विकली और इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग मार्केट वैल्यू। मतलब कि इसको हम आसानी से क्विकली कैश में कन्वर्ट कर दे, वो आपका लिक्विड एसेट्स हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे इसका पहले पीरियड याद रखो, 90 डेज का होता है। कितना दिन का? 9, यानी कि 9। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, बैंक है। तो बैंक अगर किसी को लोन दिया, लोन इन एडवांस, तो ये तो एसेट्स हो गया ना। बैंक अगर किसी को लोन दे रही है तो बैंक के लिए क्या एसेट्स है। बैंक अगर लोन लेती है तो लायबिलिटी, लोन दे रही है तो क्या हो गया? एसेट्स हो गया। अब ये 90 डेज़ के अंदर में ये रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब कि डूब गया या लग रहा है कि मिलेगा नहीं पैसा, तो ये आपका क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स समझते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वही है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपका 90 डेज़ के अंदर लगे, ये आपका क्या है? पैसा नहीं मिलेगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। डिफ़ॉल्ट एसेट्स का पीरियड होता है 12 मंथ, सेम चीज़ है, बस डिफ़ॉल्ट एसेट्स का मतलब 12 मंथ के अंदर लगे कि पैसा नहीं मिलेगा, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट एसेट्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 मंथ बोला है ना, सॉरी डिफ़ॉल्ट नहीं, एक सेकेंड, डाउटफुल एसेट्स हो जाएगा। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, पीरियड से देखना, अगर 90 डेज होता है यहाँ पे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट दे देते हैं, 12 मंथ है तो डाउटफुल एसेट। नेक्स्ट है तुम्हारा ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे मान लो इस तरह से बना लो, ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स और ये हो गया नोट नंबर और ये अमाउंट। फर्स्ट में हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का लेते हैं और सेकंड में क्या लेते हैं? एसेट्स। तो बोल रहा है कि एसेट्स का वैल्यू जो कि हमने खरीदा है हायर परचेस सिस्टम पे। हायर परचेस सिस्टम बीकॉम पार्ट 1 में पढ़े होंगे। हायर परचेस सिस्टम में क्या होता था कि परचेजर सामान तो खरीदता था, लेकिन किस पे सामान खरीदता था? क्रेडिट पे। और पेमेंट किस में करता था? इंस्टॉलमेंट में करता था। और जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट ना दे दे, ऑनर से उस एसेट्स का बायर के पास ट्रांसफ़र नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड कर देगा तो ऑनर से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता था। तो ये हायर परचेस सिस्टम के केस में अगर एसेट्स खरीदता है तो मान लो 50,000 का एसेट्स खरीदो, जैसे फर्नीचर हमने हायर परचेस सिस्टम पे 50,000 का खरीदा, कौन सा डेट में? 1 अप्रैल मान लो 2024। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, तब पूछ रहा है कि फ़र्नीचर को किस वैल्यू पे दिखाएंगे। तो देखो फर्नीचर तो 50,000 वैल्यू का ही आ गया है, भले ही ऑनरशिप नहीं लाया आया, लेकिन हम इसको यूज़ तो कर रहे हैं ना, मेरे पोजीशन में है। तो जब बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे तो फर्नीचर जैसे हम अदर एसेट्स को ट्रीट करते हैं या अदर केस में हम फिक्स एसेट्स को ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में, वैसे ही करेंगे। तो फर्नीचर 50,000, और अगर आप 1 साल यूज़ करोगे तो डिप्रिसिएशन क्या करो? माइनस करके देखो। जैसे मान लो 5,000 डिप्रिसिएशन तो 45, ये इस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन टू डेट, बिल्कुल सही है, लेकिन लिख रहा है लेस अमाउंट ओइंग, लेकिन जितना बकाया उसको घटा के, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप जब भी बैलेंस शीट बनाओ तो एसेट्स का जो कॉस्ट है, क्योंकि हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन से फॉलो करते हैं फिक्स एसेट्स के केस में, तो उस केस में क्या करते हैं? जिस वैल्यू पे खरीदे उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देंगे, चाहे हायर परचेस सिस्टम पे ही क्यों न खरीदा गया हो। तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा तो कॉस्ट लेस अमाउंट, इसमें डिप्रिसिएशन ही नहीं है, और ये ओइंग घटाने के बाद कर रहा है, ये भी गलत हो गया। कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन टू डेट लेस अप, ये भी वही चीज़ है, गलत हो गया। फोर्थ वाला सही है कि कॉस्ट में से आप उस डेट तक का डिप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्या है? वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एट परसेंटेज ऑफ। देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होता है? ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल है। जैसे मान लो मैं बैलेंस शीट इस तरह से बना देते हैं,
जैसे मान लो बैलेंस शीट में जैसे ले लो आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और ये नोट नंबर ले लो और ये अमाउंट ले लो। तो पहला नंबर पे हम क्या लेते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल, उसके बाद लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लेते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसका करेंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद हम लोग लायबिलिटीज को क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स को ले लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टोटल कर लेते हैं। अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट इसी का बना लेते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट का यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में। तो बस आपको क्या करना है, एक अमाउंट ले लेना है जो दिया हुआ है, नोट नंबर तो दे ही दो, और एक अमाउंट देने के बाद एक हम लोग परसेंटेज दे देते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे कि मान लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज दे दिया, सेम उतार देंगे, और मान लो शेयर कैपिटल ले लो, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड ले लो, शेयर होल्डर फंड में मान लो शेयर कैपिटल ले लो। तो शेयर कैपिटल कितना है, मान लो शेयर कैपिटल हो गया, एक हो गया तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पे शेयर कैपिटल का अमाउंट ले लेते हैं जैसे 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट ले लेते हैं 10,000, और सेकेंड ले लिए नॉन करेंट लायबिलिटीज, और थर्ड क्या ले लिए, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज ले लो मान लो 20,000, और करेंट लायबिलिटीज ले लो आपका 10,000, ठीक है, टोटल हो गया आपका। अब देखो इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे। तो पहले तो अमाउंट जो दिया है आप ले लो, शेयर कैपिटल है 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस 10,000, नॉन करेंट लायबिलिटीज 20,000, और करेंट लायबिलिटी 10,000, टोटल कितना हो गया, 50,000। ये टोटल लायबिलिटी हो गया, सिर्फ लायबिलिटी देख रहे हैं। अब इसी का परसेंटेज निकालेंगे कि शेयर कैपिटल कितना परसेंटेज में है। तो कैसे निकालेंगे, तो शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल लायबिलिटी 50,000, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। ये भी हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 20%, टोटल हो गया 100%। तो हमने जब भी परसेंटेज निकाला तो क्या यूज़ किया, बेस क्या बनाया, टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स में भी सेम काम करेंगे। तो वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट, ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, नो नॉन करेंट लायबिलिटीज, नो टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज है। यानी कि परसेंटेज हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये जो 20% हम बोल रहे हैं शेयर कैपिटल कितना है, किसका, टोटल लायबिलिटी का 20% शेयर कैपिटल है, टोटल लायबिलिटी का 20% रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल लायबिलिटी का 40% आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज है, और टोटल लायबिलिटी का 20% करेंट लायबिलिटीज है। उसी तरह एसेट्स में भी सेम हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका टोटल एसेट्स। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, गिवन द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेज एट ईयर एंड कंप्यूट द टोटल इंटेंजिबल एसेट्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है। कैश तो करेंट एसेट्स होता है, ये भी करेंट एसेट्स। ट्रेडमार्क आपका हो गया इंटेंजिबल, गुडविल भी हो गया आपका इंटेंजिबल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट यानी कि R&D कॉस्ट, ये भी आपका क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30, 20, 50 लाख, यानी कि आंसर बी। नेक्स्ट बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट है, नो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पार्टिकुलर डेट इज, कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। एसेट्स लायबिलिटीज आपका कहाँ होगा, बैलेंस शीट में होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है जैसे कि मान लो 1 साल का अकाउंट बनाते हैं 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब पर मंथ रेंट है मान लो 2,000 रुपया, और एक मान लो बिजनेस है वो क्या किया, 15 महीने का रेंट दे दिया 30,000 रुपया। तो अकाउंट्स तो 1 साल का बनता है ना, यानी कि 12 महीने का, तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का आपका क्या होगा, 24,000 इस ईयर में रिकॉर्ड होगा। किस बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे क्या होता है कि जिस ईयर में जितना खर्चा हुआ है उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस ईयर में जितना खर्चा हुआ है उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करो, भले ही आप पेड किए हो या ना किए हो।
अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस ईयर में रेवेन्यू हुआ है या जिस ईयर में आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे रिलेटेड खर्च को भी हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे तो 24,000 ही बन रहा है ना, 30,000 भले हम इस साल दिए हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस ईयर में कितना खर्चा हुआ, 24,000 खर्चा हुआ, तो 24,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हम अकाउंट्स बुक में कैसे दिखाते हैं, तो 30,000 में ये 6,000 जो हमने अगले साल का दे दिया माइनस कर देंगे, तो 24,000 आपका क्या होगा, करेंट ईयर का एक्सपेंस हो जाएगा। और 6,000 आपका क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, जो कि आप अगले साल के लिए इसी साल दे दिए। तो ये आपको आपने एडवांस में दिया है, लेकिन आपको तो फिर बाद में रेंट देना नहीं पड़ रहा है, तो आपको आने वाले समय में विद इन शॉर्ट पीरियड आपको बेनिफिट मिल देगा। तो ये आपका क्या हो गया, करेंट एसेट्स। तो विद इन 1 ईयर में आपको ये बेनिफिट दे रहा है। तो प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट्स होता है। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपको पे करना है, तो करेंट लायबिलिटीज होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, करेंट एसेट्स है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज है, ये भी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक है मान लो 10,000, नेट परचेज है मान लो कितना ले लो 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ले लो मान लो 10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ कितना आएगा। फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो 10,000 है कितना हो गया, 30 में से 10 घटाएंगे 20,000। अब क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक वही रखते हैं 10,000, परचेज कितना हो गया, नेट परचेज आपका 20,000। क्लोजिंग स्टॉक जो है हम 10,000 से ओवर वैल्यू कर देते हैं, मतलब 10,000 है उसको 10,000 और बढ़ा कर दिखा दो, 20,000 पे दिखा दो। तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, तो 10,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 20,000 माइनस 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 20, तो कितना हो गया 10,000। तो क्या देख रहे हो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है या ओवर स्टेटेड हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 से कितना हो जा रहा है 10,000, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट गया। और कॉस्ट घटेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर स्टेटेड है, तो उल्टा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसी का रिवर्स कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे ओवर वैल्यूड, तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी कमेगा, नेट प्रॉफिट भी कमेगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम होगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता है लास्ट ईयर, तो जिस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक होगा तो घट जाएगा। तो उस साल क्या इफेक्ट होगा, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट बढ़ जाएगा बिल्कुल, करेंट ईयर का प्रॉफिट कमेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है बच्चों। देखो लास्ट ईयर जिस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है उस ईयर में प्रॉफिट बढ़ा, बिल्कुल सही। और अगले साल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सटीक आंसर है। तो ये था आपका BS PSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का सेकेंड लेक्चर, सेकेंड दिन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है, आपके लिए इफेक्टिव हो। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। बाय बाय, थैंक यू।